गाइस हम आज इसका लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इस चैप्टर में अपन ये देखेंगे। पहला पॉइंट, पहले परिभाषा लेते हैं अपन फोटोन की। फोटोन बताने से पहले आपको कुछ बताता हूँ मैं कि जो प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है, वो पहले क्या, इसको क्या माना जाता था, तरंग। यानी जो पहले की जो साइंटिस्ट थे वो इसे तरंग के रूप में मानते थे कि भाई प्रकाश एक तरंग है और ये तरंग के रूप में ही अपने पास आती है। फिर इसको एक कणीय प्रकृति दे दी, ये कणों के रूप में आती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। मतलब ये कोई लाइट रे है, प्रकाश किरण है, ये वही, इस पे एक कण है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनमें कण ही कण है, इनको बोलेंगे बंडल। बंडल बोल सकते हैं। गाइस ये क्या है, मतलब ये कोई पैकेट है, ये कोई बंडल है, इसमें क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा। मतलब बिस्कुट का पैकेट है तो उसमें बिस्कुट होगी, और ये एनर्जी का पैकेट है तो इसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। कंपल्सरी बात है। तो ये बंडल्स के पैकेट्स हैं, तो इन पैकेट्स को क्या बोलेंगे अपन, फोटोन। फोटोन यानी फोटोन को अपन क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी थोड़ा इंग्लिश में बताया मैंने आपको, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलेंगे अपन, फोटोन बोलेंगे। तो फोटोन अपना क्लियर हो गया, तो अपन लिखते हैं फोटोन की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फोटोन किसे कहते हैं। तो अपन फोटोन किसे कहेंगे कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के अंतर्गत, प्रकाश की कणीय प्रकृति के अंतर्गत प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ माना गया है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को, ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को, हिंदी में लिखते हैं बंडलों को ही फोटोन कहते हैं। यानी जो अपने छोटे छोटे बंडल हैं उनको ही फोटोन बोल रहे हैं। अब फोटोन की ऊर्जा विकिरण आवृत्ति के समानुपाती होती है। अभी पहले लिख लो, फिर बताऊंगा क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ई समानुपाती म्यू इज इक्वल टू एच म्यू। अब ई समानुपाती म्यू होता है, आवृत्ति को म्यू से डिनोट करते हैं, और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपन एच का प्रयोग कर रहे हैं। इसे अपन बॉक्स में फिट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़। गाइस अपने फोटोन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ क्या है, जहाँ एच इज इक्वल्स टू प्लांक नियतांक, जहाँ एच का मान प्लांक नियतांक है। ओके, एक बार फिर से अपन डेफिनेशन को पढ़ के बता देता हूँ कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के अंतर्गत प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ माना गया है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को ही फोटोन कहते हैं।
फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। एच ई समानुपाती म्यू, आवृत्ति को म्यू से डिनोट करते हैं और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एच आ जाएगा। एच को बोलेंगे प्लांक नियतांक। ओके, अब आवर्ती का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट पहले आपको आवर्ती का सूत्र लिखाता हूँ। आवर्ती आवर्ती म्यू इजुकल्स टू सी डिवाइड बाई लेमड़ा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ई इजुकल्स टू एच सी डिवाइड बाई लेमड़ा। गाइस हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पे जो अपना यहाँ पे ये एच म्यू था, यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू की जगह सी अपॉन लेमड़ा डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो अपना यहाँ क्या आ गया, एच सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा क्या होता है, लेमड़ा एक फॉर्मूले में आता है, आवर्ती के फॉर्मूले में सी डिवाइड बाई लेमड़ा। ये सी क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश का वेग। सी होता है प्रकाश का वेग, और सी का मान कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ पे लेमड़ा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, मैंने बीच में भूल गया, अब बता देता हूँ। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, ई और म्यू में ग्राफ बनाएंगे। ई समानुपाती म्यू है, ई समानुपाती म्यू है, तो इनमें ग्राफ क्या बनेगा, एक सरल रेखा बन जाएगी। कैसे, ऐसे कुछ करके यहाँ पे इधर ई है, ये म्यू है, दोनों समानुपाती है। फोटोन की ऊर्जा म्यू आवर्ती, ओके। फिर हम बनाते हैं ई और लेमड़ा के मध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है और ई के मध्य, इधर ई इधर लेमड़ा। तो यहाँ पे क्या है, ई समानुपाती 1 डिवाइड बाई लेमड़ा, यानी ई व्युत्क्रमानुपाती लेमड़ा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा करके बन जाएगा। ओके, ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे ये फोटोन का पूरा ही, ये जो परिभाषा है अपनी, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब अपन एक नोट लिखते हैं। नोट ऐसे कुछ पेपर के लिए नहीं है, ये नोट अपने समझने के लिए नोट लिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर न्यूमेरिकल, अपन क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल करते समय फोटोन की ऊर्जा, का सूत्र हम E इजिकल्स टू लेमड़ा 12400 डिवाइड बाई लेमड़ा एंगस्ट्रॉम में, और इसका मात्रा इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में लेंगे। ये गाइस हमारे लिए समझने के लिए है। जब हम C और S के मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ये 12400 आएगा, और लेमड़ा अपन को एंगस्ट्रॉम में लेना है। और आपको पता ही होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसी को भी इसके साथ में याद कर लेना, याद होगा उम्मीद करता हूँ, और नहीं याद है तो इसे यहीं याद कर लेना, क्योंकि आगे जाके अपने को काम आएगा ये न्यूमेरिकल्स में। फिर अपन एक हेडिंग लिखते हैं, फोटोन की विशेषता। गाइस ये फॉर्मूला इसलिए कि अपने जो बोर्ड लेवल होता है वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस से अपन हमारे न्यूमेरिकल है उनको आसानी से सोल्व कर लेंगे। अपन लिखते हैं फोटोन की विशेषताएं। फोटोन की विशेषताएं में पहली विशेषताएं क्या लिखेंगे अपन इसकी,
ये गाइस आपको जैसे जैसे मैं लाइन लिखवाऊंगा ना वैसे वैसे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएंगी। लाइंस मैं आपको जैसे जैसे बोल बोल के लिखवाऊंगा वैसे वैसे डायरेक्ट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ आपको, कि मतलब ये जैसे हमने लाइन लिखी कि न्यूमेरिकल करते समय फोटोन की ऊर्जा का सूत्र हम ये मानेंगे, ऐसे प्रकार से ये जो लाइनें होंगी वो इस प्रकार से होंगी। क्या लिखेंगे? फोटोन विद्युत उदासीन होता है, अतः इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ये जो फोटोन होता है वो गाइस विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ओके, फिर अपन आगे इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता इस पर क्या होगी कि फोटोन अविभाज्य है, मतलब इसको फोटोन को आगे और विभाजित नहीं कर सकते अपन, अतः इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सिंपल से लैंग्वेज में लिखा देता हूँ हमको, फोटोन अविभाज्य है, अर्थात मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, फोटोन अविभाज्य है अर्थात इसके टुकड़े हम इसको और डिवाइडेशन नहीं कर सकते और छोटी क्वांटिटी में हम इसे नहीं लेके जा सकते। ओके, इसके बाद अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना। थर्ड पॉइंट क्या है कि फोटोन का विराम अवस्था, मतलब विराम द्रव्यमान लिख लेते हैं अपन, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मतलब जो फोटोन गति नहीं कर रहा होता है, विराम मतलब रेस्ट बोल देते हैं, मैं से रेस्ट स्टेट यानी अवस्था, यानी कि जब फोटोन विराम अवस्था में होता है तो ये क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, जीरो होता है। इस चीज़ का मतलब यही है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात इनका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि क्या होता है कि जो फोटोन का वेग होता है ना वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, यानी प्रकाश के वेग के साथ ही तो फोटोन आएगा, लाइट के साथ ही फोटोन आएगा, तो इनका वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि इनका भी निर्वात में वेग कितना होगा, 3 × 10⁸, जो अपने यहाँ पे सी का वेग लिखा है ना वही गाइस फोटोन का निर्वात में वेग होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब गाइस एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ ही एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब अपने सारे जो पॉइंट हैं 5 पॉइंट हैं वो यहीं आ जाए एक ही पेज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, फोटोन का संवेग मानी P = h/λ। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है फोटोन के संवेग का, इसको E/c से लिख सकते हैं अपन, यहाँ से अपन इसको E/c भी लिख सकते हैं। ओके, बॉक्स में फिट कर रहा हूँ और स्टार भी लगा रहा हूँ। मैं फिर से आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10
मीटर होता है। ओके, ये बात अपने को यूज़ होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। अपना न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी सा लेंगे अपन। सबसे पहले कि 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो गाइस डायरेक्ट सा अपना इसमें हो जाएगा, अपने को फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ई बराबर मैंने आपको क्या लिखवाया है, नोट में साफ साफ लिखवाया मैंने आपको कि न्यूमेरिकल करते समय फोटोन की ऊर्जा का सूत्र हम ये लेंगे 12400 डिवाइड बाई लेमड़ा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। अपन यहाँ को टेंशन ही नहीं है, लेमड़ा तरंग दे रही होता है, वो अपने को एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ होता है, कोई अपने को चेंज करना है नहीं। यहाँ पे बिल्कुल ईजी सा हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो हम इसको अब आगे देखते हैं। पहले फॉर्मूला देता हूँ मैं आपके लिए, 12400 डिवाइड बाई लेमड़ा एंगस्ट्रॉम में, और इसका जो मात्रक होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन में लिख देते हैं लेमड़ा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से कितना आएगा अपना ये, इसको 12400 डिवाइड बाई 5000, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 और गया, ये जो जीरो है ऊपर जाके पॉइंट बन जाएगा 12.4 डिवाइड बाई 5, जीरो अपने पॉइंट में ले लिया पर, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 से डिवाइड करने पर 2 10 बचेंगे 2.408 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके अपना इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद अपन जो सेकेंड डेफिनेशन पढ़ रहे थे यहाँ पे कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वहाँ पे अपन जो अपनी सेकेंड परिभाषा आएगी वो क्या आएगी, कार्यफलन की, वर्क फंक्शंस। इसका नाम अपने को इंग्लिश में पता होना चाहिए, कार्यफलन, और इसे फाई नोट से डिनोट करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क फंक्शन। इसे क्या होता है, जनरली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी वर्क फंक्शन ही बोलते हैं। बोलने में इजी है वर्क फंक्शन, इसलिए मैंने आपको साथ में इसका इंग्लिश नेम भी लिखवा दिया। थोड़े थोड़े अपने को इंग्लिश के नाम भी याद होने चाहिए। ओके, फिर हम देखते इसकी परिभाषा लिखते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन किसी एक धातु के लिए होता है कि उसका कार्यफलन कितना है। ये जनरली किसके लिए प्रयुक्त होता है, एक धातु के लिए प्रयुक्त होता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ आपको, परिभाषा लिखवाने के बाद मैं समझाऊंगा। इसकी क्या होगा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा के न्यूनतम मान को उस धातु का कार्यफलन फाई नोट कहते हैं। मैं आपको एक अलग से लिखवा देता हूँ इसके लिए, तथा इसे फाई नोट से व्यक्त करते हैं। गाइस, जो अपनी लैंग्वेज लिखी है अपन, इसमें मैंने आपको क्या लिखा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के न्यूनतम मान। अब मैंने कोई भी ऊर्जा का प्रकार नहीं लिखा है यहाँ पे जरूरी नहीं कि अपने पास लाइट ही हो, यहाँ पे कोई भी ऊर्जा हो सकती है, उष्मा ऊर्जा हो सकती है, क्षेत्र ऊर्जा हो सकती है, द्वितीयक ऊर्जा हो सकती है, कोई भी एनी वन ऊर्जा। उसका जो न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान के लिए तो क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये है अपने पास, ये अपने पास कोई धातु है, ये अपने पास कोई धातु है, मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स हैं इसमें, तो अपने क्या होगा यहाँ पे, मतलब कोई भी अपन इसको ऊर्जा दे रहे हैं इसको, तो इसे न्यूनतम ऊर्जा,
ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम से कम जो ऊर्जा दी जाती है उससे ये वस्तु का कार्यफलन होता है। ओके, मतलब इनको थोड़ी ऊर्जा दी और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, यानी अब वो कितनी ऊर्जा में बाहर निकला वो इस वस्तु का क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शंस, यानी वो गाइस क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी होगा अपने पास वर्क फंक्शंस के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, म्यू नोट इज इक्वल्स टू एच म्यू नोट। यहाँ पे म्यू नोट क्या होता है, देहली आवर्ती, म्यू नोट को देहली आवर्ती बोलते हैं। और म्यू नोट ये होता है एच सी डिवाइड बाई लेमड़ा नोट। लेमड़ा नोट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी लिख देता हूँ साइड में, इसको पहले बॉक्स में फिट कर देता हूँ मैं। इसको कर दिया अपन ने बॉक्स में फिट, और यहाँ पे इसको लेमड़ा नोट क्या, इसके क्या होगा, ये होगा देहली तरंग दैर्ध्य, ये होगा देहली तरंग दैर्ध्य। ये गाइस देहली वर्ड होता है वो क्या होता है कि यानी एक आवर्ती का जो मान होता है, यानी उतनी आवर्ती तो होनी चाहिए, वो होती है देहली आवर्ती। उससे कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल पाएंगे अपन, यानी इतनी तो होनी चाहिए सफिशिएंट, यानी कम से कम जो आवर्ती होती है ना। ओके गाइस, देहली आवर्ती का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में गाइस क्या होता है कि जो कार्यफलन के ऐसे पद्धति में मात्रक जूल होता है, परंतु हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम लेते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान कम से कम होता है वह प्लेटिनम धातु के लिए सबसे अधिक होता है। गाइस कुछ पॉइंट्स है कार्यफलन के बारे में जो मैंने आपको लिखवा दिए। ये अपना इम्पोर्टेंट रहा कुछ, ये होता है अपना कार्यफलन। एक बार मैं जल्दी इसको रिकॉल कर देता हूँ, कुछ पॉइंट रह ना जाए इसलिए, क्योंकि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के न्यूनतम मान को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऊर्जा नहीं है, कोई भी ऊर्जा हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए कोई भी ऊर्जा हो सकती है, उसका न्यूनतम मान होगा वो उस वस्तु का कार्यफलन कहलाएगा। इसे फाई नोट से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे होता है फाई नोट इक्वल्स टू एच म्यू नोट। म्यू नोट होता है देहली आवर्ती। देहली आवर्ती का मतलब इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए कम से कम जो आवर्ती होती है ना, उसे बोलते हैं देहली आवर्ती। लेमड़ा नोट देहली तरंग दैर्ध्य है। कार्यफलन का एसआई, मेरी बहुत सारी पद्धति होती है, एसआई होती है, एमकेएस होती है, लेकिन एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम लेने वाले हैं। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है, यानी कि जो कार्यफलन का मान होगा, यानी कुछ कम ऊर्जा देने पर ही सीजियम पद्धति से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो अपनी धातु प्लेटिनम होती है उसके लिए उच्च ऊर्जा देनी पड़ती है अपन को, तो उसका मान क्या होगा, उसका कार्यफलन भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इसके बाद में गाइस अपन देखते हैं देहली आवर्ती, थर्ड पॉइंट, इसको आराम से क्लियर करेंगे। जो अपना थर्ड पॉइंट है, देहली आवर्ती। ओके, पहले मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं आपको कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश या विकिरण की आवर्ती का वह न्यूनतम मान जिससे, जो मैंने आपको पहले बोल के बता रहा था उसको हम रिटर्न में बता रहा हूँ, ताकि एक अच्छी सी सूटेबल परिभाषा बन जाए इसके लिए। सब्जेक्टिव पेपर में है तो अपन लिख के आ सके और अपन को पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें। इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे हिंदी वर्ड लेके अपन बना रहे हैं, जिससे धातु की सतह, सरफेस ऑफ धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो जाए या निकल जाए, एक ही बात है, उत्सर्जन हो जाए, आवर्ती का
आवर्ती के कर लो, आवर्ती के उस न्यूनतम मान को देहली आवर्ती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देहली आवर्ती कहते हैं, तथा इसे म्यू नोट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कोष्टक में, म्यू नोट, तथा इसे किससे व्यक्त करते हैं? म्यू नोट से व्यक्त करते हैं। ओके, फिर अपन लिखेंगे यदि। इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं। यदि म्यू नोट का मान इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, तो अपन क्या कर सकते हैं? यदि धातु की सतह, यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश आवर्ती म्यू हो, तथा यानी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश आवर्ती, यानी इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्रकाश आवर्ती से। जो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? प्रकाश आवर्ती म्यू कम हो म्यू नोट से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा अपना? कि इक्वल हो, यानी देहली आवर्ती के प्रकाश आवर्ती इक्वल हो, यानी अपनी जो प्रकाश आवर्ती है वो देहली आवर्ती हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तो होता है, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यानी गतिज ऊर्जा शून्य कैसे होती है? मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, मतलब देहली आवर्ती होगी, तो ये अपनी धातु है, मान ली फिर से अपन ने, ये धातु है अपनी। यानी क्या होगा कि इसमें देहली आवर्ती के इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा? उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, यानी वो आगे और गति नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स गति। तो क्या होगा? कुछ समय के लिए तो यहाँ पे बाहर पर इस धातु के ऊपर पड़े रहेंगे, फिर इस धातु में दोबारा से मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास गति ऊर्जा नहीं है। उनके पास इतनी ऊर्जा थी जितनी उन्होंने बाहर निकलने में लगा दी, उसके बाद में उनकी क्या होगी? ऊर्जा क्या हो गई? जीरो हो गई, गति ऊर्जा शून्य हो गई। तो शून्य होते क्या होगी? कि वो बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल कुछ समय बाहर रहेंगे, फिर वापस धातु में मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऊर्जा बची नहीं, वो आगे नहीं जा सकते। इसे कहते हैं, ये सेकंड नेम होगा म्यू इजिकल्स टू म्यू नोट। और थर्ड पॉइंट, अगर इसका मान ज़्यादा हो जाए, थर्ड पॉइंट इसका मान क्या होता है? म्यू ज़्यादा हो जाए म्यू नोट से, तो अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, वह उनकी गतिज ऊर्जा भी होती है। यानी इस बार वो केवल बाहर ही नहीं निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद गति भी करेंगे और कुछ दूरी अपनी जितनी उसके पास ऊर्जा होगी, जिस मात्रा से उनको ऊर्जा दी जा रही है, वो बाहर भी निकलेंगे। तो गाइस ये अपने 3 पॉइंट हो गए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप जैसे वीडियो देखते हो तो आप लेक्चर सेकंड डायरेक्ट मत देखा करो। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे उसके बाद थर्ड वीडियो स्टार्ट करोगे तो उसके पहले आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो पूरे देखे हुए होने चाहिए, वरना क्या होगा गाइस, आपको समझ भी नहीं आएगा कंसेप्ट कि मैंने क्या बता दिया, और आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। उससे पीछे क्या रीज़न क्या होता है कि अपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए होते हैं। तो इनसे अपने क्या है कि अपना जो इतना सारा पढ़ा है इसका अपने को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, और डायरेक्ट अपन थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, तो कैसे कवर कर पाएंगे अपन? ये मॉडर्न फिजिक्स अपने कैसे समझ में आएगी? काफ़ी ईजी है ये, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है कि शुरू से अपने को एक एक चीज़ समझते हुए चलना है। समझने बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही होगी आपको, बस जैसे जैसे वर्ड हो रहे हैं वैसे वैसे इनके काम हो रहे हैं। अपने को बस थोड़े बहुत 1-2 फॉर्मूला याद करने हैं। ओके गाइस, यार आप चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।